कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब लगातार प्राइसेस इंक्रीज होते हैं देश के अंदर कमोडिटीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के, तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं। मींस फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है सारी की सारी चीजें, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाता है? ऐसे केस में वर्टिकल हो जाता है। अगर वर्टिकल आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और डिमांड आपकी राइज हो रही है, तो सारा का सारा डिमांड राइज करने का जो इफेक्ट है वो देश के अंदर सप्लाई बढ़ाने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ाने पे ही आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो अल्टीमेटली जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और लेफ्टवर्ड अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इट मींस हायर प्राइसेस आपको पे करने पड़ेंगे, और हायर प्राइसेस के साथ जो सप्लाई भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को हम, ये जो राइजिंग प्राइसेस आपका हो रहा है जो OP1 लेवल से OP2 पे जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम इसको बोलेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने करना है वो करना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन से, कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। कंसिस्टेंटली राइजिंग प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लगातार अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना देश के अंदर, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। वन टाइम प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहोगे आप बिल्कुल भी। लेट सपोज करो किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो लेट एक महीने में कुछ सीजनल वेरिएशन की वजह से जो है 10% बढ़ जाता है, लेकिन अगले मंथ दैट जो प्राइस है वो कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस, या वहीं पे कंसिस्टेंट रहता है, तो उसको हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करेंगे। कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब लगातार प्राइसेस इंक्रीज होते हैं देश के अंदर कमोडिटीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के, तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा, कि ऐसा इन्फ्लेशन जो कि डिमांड साइड की वजह से हो रहा है, कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आर यू गेटिंग मी? अगर ऐसा होता है तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो रहा है। सिंपल सी बात है, राइट? अब देखो यहां पे आप देखोगे आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है। दिस इज लाइक अ लॉन्ग एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, जो अपवर्ड स्लोपिंग है ये वाला, ओके। और ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट? इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है ई पॉइंट पे। तो आपके देश के अंदर जो जर्नल प्राइस लेवल है इस वक्त, या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होगा वो क्या होगा? OP1 होगा। एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड और सप्लाई की जा रही है उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे वो कितनी हो रही है? OQ1 हो रही है। नाउ लेट सपोज करो कि जो सप्लाई है उसको हम बिल्कुल कांस्टेंट मान रहे हैं, या जो वो बढ़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंसिस्टेंटली बढ़ेगी, राइट? अब आप अगर लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व देख रहे हो तो आपको थोड़े टाइम के बाद क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। इस वर्टिकल का मतलब समझो क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है कि जितने भी देश के अंदर रिसोर्सेज है ना, दैट आर फुली एम्प्लॉयड, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। जितने लोग हैं सबको रोजगार मिल चुका है। फैक्ट्री में मशीनें 10 घंटे चल सकती हैं, 10 घंटे काम कर रही हैं, मींस फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है सारी की सारी चीजें। उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाता है? ऐसे केस में वर्टिकल हो जाता है, राइट? क्योंकि उसके बाद आप सप्लाई तो इंक्रीज कर ही नहीं सकते ना। एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले रखा है? सप्लाई ले रखा है, तो सप्लाई को आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे चाहे जितने मर्जी प्राइसेस पे करने के लिए लोग तैयार हो, बिकॉज जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली क्या है? एम्प्लॉयड है, राइट? तो ऐसे केस में अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो इन्फ्लेशन आएगा उस इन्फ्लेशन को हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। देखो ध्यान से, अब देखो अगर शॉर्ट रन में हम देखते हैं, लेट सपोज करो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होके ये बन जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व फर्स्ट। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, OQ1 से OQ2 होगी। जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? OP1 से OP2, राइट? अब ये जो इन्फ्लेशन आया OP1 से इंक्रीज होके जो प्राइस लेवल है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बढ़ के OP2 हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? डिमांड साइड की वजह से हुआ, डिमांड फैक्टर्स की वजह से हुआ। सप्लाई कर्व को आपने छेड़ा? बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसे इन्फ्लेशन को आप क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद बेसिकली देखो होता क्या है
एक टाइम के बाद अगर डिमांड बढ़नी शुरू होती है ना, तो जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ेगी। अल्टीमेट डिमांड बढ़ने का जो सारा का सारा इफेक्ट है वो सिर्फ कहां पे आपको देखने को मिलेगा? प्राइस लेवल पे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन कब होती है? तब होती है जब लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। जिस भी तरह के रिसोर्सेज की बात करते हैं, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, दीज आर ऑल द रिसोर्सेज। अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर डिमांड राइज होती है तो वो डिमांड जो है वो राइज होके क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल को इंक्रीज करेगी, देश के अंदर इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगी। देखो, अगर मान लो मैं एग्रीगेट डिमांड कर बढ़ा देता हूं, यहां पे कर देता हूं AD3, AD2 कर देता हूं, लेट्स सपोज करो, तो जो आपकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी OQ3। जो प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हुआ वो कितना हो गया? OP3। मतलब P2P3 से आपका जो देश में इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ गया। इसके बाद भी अगर आप और ज्यादा डिमांड करते हो तो एग्रीगेट डिमांड कर क्या होगा? अगेन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, AD3। लेकिन यहां पे जो क्वांटिटी है जो सप्लाई की जा रही है वो कितनी है? OQ3 ओनली। लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, P3 P4 से बढ़ जाएगा। कहां पे चला जाएगा? OP4 पे चला जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर वर्टिकल आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और डिमांड आपकी राइज हो रही है, तो सारा का सारा डिमांड राइज करने का जो इफेक्ट है वो देश के अंदर सप्लाई बढ़ाने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ाने पे ही आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कोई डाउट किसी को इस बात में? नहीं। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर देश के अंदर आपकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मींस कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, लोगों की जो है लेट सपोज करो इनकम बढ़ रही है, लोग जो है और भी ज्यादा डिमांड करना शुरू कर रहे हैं। ऐसे केस में लोग अपने कमाए हुए पैसे को मार्केट में लेके जाएंगे खरीदारी करने के लिए, और वो खरीदारी जब मार्केट में जाएंगे करने के लिए तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो जैसे डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो आपके प्राइस लेवल में आपको क्या दिखाई देगा? इंक्रीमेंट दिखाई देगा। शॉर्ट रन में हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है, देखो सिंपल सी बात समझ के देखो, डिमांड क्रिएट करने में लैग नहीं होता, सप्लाई क्रिएट करने में लैग है। आपकी इनकम कल को डबल हो जाती है। लेट सपोज करो आपने कुछ अपने आप को अपस्किल किया, 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हो, अगले महीने आपकी तनख्वाह 50,000 से बढ़ा के जो है वो 1 लाख रुपए कर दी जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 1 साल से अपने आप को स्किल किए, राइट? तो आपकी डिमांड तो ओवर द नाइट बढ़ गई, 50,000 से आपकी डिमांड बढ़ गई ना, लेकिन क्या सप्लाई इंस्टेंटली क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सो अल्टीमेटली ये जो लैग है बीच में, इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। सो सेकंड, दैट इज द फर्स्ट थिंग, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। सेकंड जो चीज हो सकती है दैट इज सप्लाई चेन में शॉर्टेजेस। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखो क्या है, जहां पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एज कंपेरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बढ़ रही है, लेकिन स्पीड उसकी कम है एज कंपेरिजन टू डिमांड के। तो होता है क्या? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो अगर सप्लाई चेन में किसी भी तरह के शॉर्टेजेस हैं तो भी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा वो, जिसकी वजह से देश में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकता है। तीसरा जो रीजन हो सकता है दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब, लेट सपोज करो आरबीआई डिसाइड करता है कि देश के अंदर वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के। बैंक रेट जो है वो कम कर दे, रेपो रेट जो है वो कम कर दे बेसिकली, राइट? हो सकता है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दे, है ना? जो लोन देने की जो बैंकों की रिक्वायरमेंट है उसमें लिबरलाइजेशन कर दे, मींस कागज कार्रवाई थोड़ी सी कम कर दे। तो ये सारे के सारे फैक्टर अल्टीमेटली क्या करेंगे? देश के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। ज्यादा जो है वो प्रिंटिंग मनी की करना अगर शुरू कर दे बेसिकली आरबीआई, तो इससे क्या होगा? इससे लोग जो है बैंक में जाएंगे, लोन लेंगे, पैसा उनके पास आएगा, तो अल्टीमेटली उस पैसे का लोग करेंगे क्या? डिमांड क्रिएट करेंगे ना। क्योंकि हमने जब फ्रीडविन का लेक्चर पढ़ा तो फ्रीडविन के लेक्चर में फ्रीडविन क्या मानता है कि जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज डिमांड फॉर व्हाट? द कंजम्पशन सर्विसेज ओनली। आप जो कंजम्पशन करते हैं किसी भी चीज का, इसी की वजह से तो आपको पैसा चाहिए। और क्यों पैसा चाहिए आपको? राइट? सो इट मींस आप वो पैसा
जब डिमांड करेंगे किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या आपको दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा देश में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। दैट इज द थर्ड द फैक्टर दैट कोज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फोर्थ जो हो सकता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, इन्फ्लेशन हो ना हो, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जनरल पीपल की, यह भी लीड कर सकता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है। कैसे? इस बात को समझने की कोशिश करो। लेट्स सपोज करो आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, आप क्या करोगे? आज ही जो है उस चीज की डिमांड करना शुरू कर दोगे, राइट? तो जैसे आज आप मार्केट में गए उस चीज की डिमांड करने के लिए, तो आपने क्या किया? उस चीज की प्राइसेस को पहले ही बढ़ा दिया। अब वो जो बढ़े हैं ना प्राइस, वो इस एक्सपेक्टेशन पे बढ़े हैं कि फ्यूचर के अंदर इसके प्राइस जो है इंक्रीज होने वाले हैं, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन की वजह से आपने आज ही उसके प्राइसेस को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। सो दैट्स हाउ कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन देश के अंदर क्रिएट कर सकती है। फिफ्थ जो रीजन हो सकता है आपका, दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, अगर गवर्नमेंट बजट में ज्यादा खर्चा करना शुरू करे, ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करनी शुरू करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने शुरू करे। देखो, गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? थिंक अबाउट इट। आपके हाथ में पैसा दे रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो या तो मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, उनकी सैलरी इंक्रीज करी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट जो है ज्यादा रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, अल्टीमेटली पैसा दिया जा रहा है किसी को, और गवर्नमेंट का पैसा देना वो दूसरे की इनकम है ना? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है, तो वो बंदा आगे क्या करेगा? आगे उसको स्पेंड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए। सो दिस इज हाउ, अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो देश के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है, बिकॉज देश में जो लोगों के जो डिमांडिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा करना शुरू करते हैं। अगेन इट लीड्स टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। सो दिस इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है अभी तक किसी पॉइंट में? एनीवन? नो? ओके। सो आगे जो है हम बात करते हैं, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है? देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है जब देश के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो लिमिट हो जाए, राइट, एज और जो डिमांड है आपकी वो स्टैग्नेंट हो, सप्लाई कम हो जाए, राइट, और जो डिमांड है उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो आपको क्या दिखाई देगा? देश के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिखाई देगा। यहां पे जो कर्व चेंज होगा ना, जो शिफ्ट होगा, वो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा रेदर देन डिमांड कर्व शिफ्ट होने के। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपने क्या देखा था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो शिफ्टिंग हो रहा था वो किस में हो रहा था? वो हो रहा था डिमांड कर्व में। लेकिन जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसके अंदर जो शिफ्टिंग होगा वो किस में होगा? सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग होगा। अब देखो, इसमें होता क्या, सेम चीज आपको लेनी है जैसे आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में किया, दो कर्व बनेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहां पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो अपवर्ड स्लोपिंग है वो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा? आपके देश के अंदर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और आपके देश के अंदर जो क्वांटिटी है डिमांडेड एंड सप्लाइड, दोनों की दोनों क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इससे आप क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है? द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। देखो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। सबसे पहली बात, लेबर हो सकता है कि ज्यादा प्राइसेस डिमांड करने लग जाए, लेबर हो सकता है ज्यादा वेजेस डिमांड करनी शुरू कर दे, राइट, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली उसका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है, मींस जो पैसा है वो लिमिटेड है। अगर उस पैसे में से ज्यादा पैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो लेबर को देना शुरू कर दे इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, तो अल्टीमेटली कम पैसा बचेगा ना उनके पास सामान बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली जितना सामान बन रहा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाए ज्यादा सामान बनाने के लिए, क्योंकि वो पैसा आपने कहां दे दिया? लेबर को वेजेस की फॉर्म में, हायर वेजेस की फॉर्म में। सो अल्टीमेटली जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और लेफ्टवर्ड अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इट मींस हायर प्राइसेस आपको पे करने पड़ेंगे, और हायर प्राइसेस के साथ जो सप्लाई भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। इसी को हम, ये जो राइजिंग प्राइसेस आपका हो रहा है, जो OP1 लेवल से OP2 पे जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम इसको बोलेंगे। बहुत सारे इसके भी रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो है दैट कॉज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज मोनोपोली। अगर कोई मोनोपोली टेंडेंसीज देश के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे जो सप्लाई होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। क्यों कम किया जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली मोनोपोलिस्ट को ये बात पता है कि मैं अगर सप्लाई कम करता हूं तो मैं ज्यादा क्या कर सकता हूं? प्राइसेस चार्ज कर सकता हूं। और कम चीज लेने के बावजूद भी और ज्यादा प्राइस लेने के बावजूद भी जो मेरा जो इनकम होगा वो अल्टीमेटली क्या दिखाई देगा? उसको इंक्रीज दिखाई देगा। सो इसका मतलब है कि देश के अंदर क्या हो रहा है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है, and that is one of the major reason of cost push inflation is natural disasters। अगर किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना तो सप्लाई चेन के अंदर ब्रेकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई देता है क्या? कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिफरेंट एरियाज में आपको दिखाई दे रहा है आजकल जो है हरिकेन्स वगैरह आते हैं। जैसे फ्लोरिडा जो है वो हरिकेन प्रोन एरियाज हैं। सो ऐसी जगह पे जहां पे हरिकेन्स हैं तो वहां पे अगर कोई फैक्ट्री यूनिट मान लो लगा हुआ है तो सारा का सारा क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी नेचुरल डिजास्टर में। कोई अर्थक्वेक आता है अगर किसी जगह, जैसे जापान के जो एरियाज हैं वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, तो वहां का जो फैक्ट्री का जो सेटअप है वो हैम्पर होगा, उसका प्रोडक्शन का सेटअप हैम्पर होगा, जिससे उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो उसका सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो गया? मान लो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तबाही हुई अर्थक्वेक की वजह से, तो क्या उसको उसका रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा? अल्टीमेटली उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है ना। और वो कॉस्ट बेसिकली वो कहां से रिकवर करेगा? जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बना के मार्केट में बेच रहा है उसके अंदर ही उसको ऐड ऑन करेगा उस सारी की सारी कॉस्ट को। तो जिससे जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो सप्लाई है उस गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इससे भी क्या होता है? देश के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तीसरा हो सकता है वो है कि जो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, लिमिटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। अब मान लो देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे देश के अंदर भी, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेट सपोज करो आप जिस टेबल पे बैठे हो लकड़ी के बने हुए हैं ना। अब ये सारे के सारे टेबल्स की जो लकड़ी है वो अल्टीमेटली कहां से आती है? पेड़ों से आती है। अब आपने पेड़ काट काट के टेबल बना दिए, दरवाजे खिड़कियां सब कुछ लगा दी, तो क्या पेड़ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप रीजनरेट उसी स्पीड से कर रहे हो जिस स्पीड से जो है हम उसको कट ऑफ करके आज की जनरेशन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली होगा क्या? जितने ज्यादा लोग हैं, मतलब लोग बढ़ रहे हैं, राइट, उनकी डिमांड अगर हम अज्यूम करके चलें कि कांस्टेंट भी है, लेकिन सप्लाई तो उतनी नहीं है ना कि उसको फुलफिल कर सके। सप्लाई तो कम हो रही है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, मींस पर्टिकुलरली नेचुरल रिसोर्सेज की या पेड़ों की। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उसकी कॉस्ट है फर्नीचर की, आपके टेबल की, वो इंक्रीज हो जाएगी और जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगेन जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपको देश में क्या देखने को मिलेगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट द थर्ड रीजन दैट कॉजेज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो फोर्थ आपका रीजन हो सकता है दैट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बेसिकली होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आप अपनी करेंसी कितनी सैक्रिफाइस करके दूसरी करेंसी को अक्वायर कर रहे हो, यही एक्सचेंज रेट है। आज के दिन $1 की कीमत रुपए के कंटेक्स्ट में कितनी है? 83 रुपीज के अराउंड। अरे गेटिंग? तो ये एक्सचेंज रेट है ना कि 83 रुपीज आपने दिया, उसके बदले में आपको कितना डॉलर मिला? $1 सिर्फ मिला। अब मान लो एक्सचेंज रेट आपका जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है। एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब देखो क्या होता है। एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ रूपी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। मींस $1 के बदले में 83 रुपए मिल रहा है, कल को अगर 85 मिलने लगे, 90 मिलने लगे, 100 मिलने लगे, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है ना, तो आपके रुपए का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि जो बाहर से आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो वो क्या हो गए? महंगे हो गए सारे के सारे। इट मींस देश के अंदर अगर देखो चीजें महंगी होगी तो अल्टीमेटली कम माल आएगा हमारे देश में, जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा क्योंकि आप डिमांड ही उसकी कम करोगे रिलेटिवली एज कंपेरिजन टू द सप्लाई। तो देश के अंदर क्या होगा? अगेन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा अगर एक्सचेंज रेट में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। फिफ्थ जो रीजन हो सकता है दैट इज टैक्सेस। जितने भी डिफरेंट टैक्सेस अगर आप लगाते रहोगे
गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट लगाती रहेगी तो अल्टीमेटली जो उसके प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, और उसकी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अब ये देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिसिटी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो इलास्टिसिटी है वो क्या है। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि टैक्स रेट का इफेक्ट वो ज्यादा बियर वो प्रोड्यूसर करेगा या कंज्यूमर करेगा। आर यू गेटिंग? मान लो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मींस आपके प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, राइट, लेकिन आपका जो सप्लाई है वो बहुत ही कम ऊपर नीचे हो रहा है। यही है ना लेस इलास्टिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व। आर यू गेटिंग? ऐसे केस में अगर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, ज्यादा जो वेट है उस टैक्सेस का कौन बियर करेगा, सप्लायर बियर करेगा या फिर बायर बियर करेगा? कौन बियर करेगा? सप्लायर बियर करेगा। क्यों सप्लायर बियर करेगा? सोच के देखो इस बात को। देखो, इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है। इनइलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो तो अल्टीमेटली जो आपकी सप्लाई है वो बहुत ही कम हिल रही है। यही है कि नहीं है बात? अगर सप्लाई बहुत कम चेंज हो रहा है, राइट, मींस आपको वो माल सप्लाई तो करना ही करना है। अगर आपने ज्यादा प्राइस जो है उसका रख भी दिया तो अल्टीमेटली आप बायर से चार्ज नहीं कर सकते वो ज्यादा। आर यू गेटिंग मी? आपको किससे चार्ज करना पड़ेगा? आपको खुद की पॉकेट से ही निकाल के देना पड़ेगा। ओके, एंड वाइस वर्सा। अगर मोर इलास्टिक आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको दिखाई देगा देश के अंदर, और ऐसे केस में अगर टैक्सेस जो है वो ज्यादा किए जाते हैं गवर्नमेंट से, तो ऐसे केस में जो वेट है वो एनहांस्ड टैक्सेस का वो कौन बियर करेगा? वो बियर अगेन बायर करेगा। वहां पे सप्लायर बियर नहीं करेगा। जो लास्ट आपका है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन देश के अंदर आप इंक्रीज करते रहते हैं, मींस हर्डल्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो उससे आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। और जैसे ही आपके सप्लायर्स का कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो सप्लाई कम करेंगे। सप्लाई कम करेंगे, आपसे जितनी सप्लाई भी कर रहे हैं उसके प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे। अगेन इट विल लीड टू व्हाट? द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में इंप्रूव हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेटेस्ट न्यूज है वो ये कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने फर्दर इंस्ट्रक्ट किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्पेक्टर्स हैं, बेसिकली जीएसटी इंस्पेक्टर्स हैं उनको, कि अगर आपको किसी भी ऐसी फर्म पे रेड मारनी है, एक्साइज से रिलेटेड रेड मारनी है, जीएसटी से रिलेटेड अगर आपको रेड मारनी है जो कि वैल्यूएबल फर्म है, जो कि एमएनसीज हैं, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल कमिश्नर से जो है परमिशन पहले लेना पड़ेगा। मींस जो जोनल कमिश्नर है ना पूरे के पूरे जोन का, मान लो नॉर्थ का कमिश्नर है, उससे आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा उस एक पर्टिकुलर फर्म पे, कंपनी पे, एमएनसी पे जो कि हाई वैल्यू की है, उन पे रेड मारने से पहले। नाउ दिस इज व्हाई वो ये बात इंडियन गवर्नमेंट आज के दिन इस वजह से कर रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश के अंदर बढ़े, राइट, ताकि दूसरे देश की कंपनियों को इंसेंटिव मिले कि हम देश के अंदर आके जो है वो सेटअप अपनी फर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्पेक्टर राज। कि ऐसा नहीं कि किसी भी जीएसटी इंस्पेक्टर का दिल करेगा वो हमारी फर्म पे आके रेड मारेगा और हमारे कागज पत्र चेक करके हमें हैरास करेगा, राइट। सो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने ये नए जो है इंसेंटिव क्रिएट किए हैं बिजनेस पीपल के लिए, ताकि देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या किया जा सके, बढ़ावा ज्यादा दिया जा सके। ओके, सो अगर आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लाते हैं देश के अंदर तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। ऐसे देश में ऐसे टाइम पे आपको इन्फ्लेशन भी कम दिखाई देगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे ज्यादा दिखाई देगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है कोई? एनीवन? नो? क्लियर? ओके।